एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूक, जैसे अधिक अधिक भला न बरसना और अधिक भली न धूप। ऐसा ही हुआ है मालदीव के साथ। मालदीव को अब अपने बैंकों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जानेंगे क्या चल रहा है मालदीव के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अरुणाचल में एक बार फिर से कर दिया है बड़ा खेल, और इस खेल से बौखलाए हुए चाइना ने भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के आगे पीछे डोलने वाले मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला मालदीव बुरे वक्त से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हालत ये है कि अब कर्मचारियों का वेतन देने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। मालदीव की मीडिया पोर्टल अधादू की रिपोर्ट के अनुसार मुइज़ू सरकार ने इस महीने सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ मालदीव से 800 मिलियन मालदीवियन रुपए का कर्जा लिया है। अधादू ने एक विश्वसनीय स्रोत के हवाले से बताया कि राष्ट्रीय बैंक ने वित्त मंत्रालय को 800 मिलियन MBR का कर्ज जारी किया है। पोर्टल ने यह भी बताया कि ये कर्ज सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए दिया गया है। मतलब मालदीव में सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा भी नहीं है। और आपको बता दूं, हाल ही में एक बवाल खड़ा हुआ था कि जरूरत से ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारियों को भी रखा है मुइज़ू ने। इसी बीच विशेषज्ञों ने मालदीव की आर्थिक स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज की अदायगी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मालदीव को ये कर्ज पिछले महीने चुकाना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण मुइज़ू सरकार ने भारत से राहत की गुहार लगाई। इसी साल जून में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए खर्च में कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने राज्य के खर्च को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत राजनीतिक पदों की संख्या कम करना, लागत कम करना, विभिन्न अवसरों के लिए होने वाले समारोहों को आयोजित न करने की भी योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय स्थिति बिगड़ने का एक प्रमुख कारण सरकारी खर्च में वृद्धि है। मोहम्मद मुइज़ू ने पद पर बैठने के साथ ही तुर्की से सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए। इसी साल की शुरुआत में भारत को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज ब्याज सहित जब चुकाया था, जबकि इसे चुकाने की बाध्यता नहीं थी। तो मुइज़ू सरकार शुरू में जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश में डूबी। खैर, अब देखना होगा कि आगे मालदीव कैसे समझता है और कैसे आगे बढ़ता है। पर इस बीच में भारत ने एक गजब का खेल खेल दिया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों की वजह से इस वक्त सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इन तस्वीरों में आपको कई सारे झंडे लगे हुए दिख रहे हैं। बीच में आपको भारत का भी झंडा देखने को मिल रहा है। हुआ ये है कि यहाँ पर चाइना को एक बड़ा झटका दिया है भारत ने, और इस क्रम में देखने को मिला है कि चीन वैसे तो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चीन और भारत ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों के पीछे हटने पर कुछ आम सहमति बना ली है, मगर चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बृहस्पतिवार को भारतीय पर्वतारोहियों के एक दल के अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने पर नाराजगी जताई। बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में लिन ने कहा कि चीनी क्षेत्र में तथाकथित अरुणाचल प्रदेश कायम करना अवैध और अमान्य है। वैसे आपको बता दूं, कौन है छठे दलाई लामा जिनके नाम पर चीन को इतनी आपत्ति है? अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का लामा के नाम पर रखने से चीन क्यों भड़का है? रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान नीमस की एक टीम अभियान के बाद चीन की ये टिप्पणी आई है। संस्थान के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक टीम अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग क्षेत्र के गोरी चेन मासिफ में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम और अज्ञात चोटी पर चढ़ाई की। इस शिखर का नाम छठे दलाई लामा स्यांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया गया। स्यांग यांग का जन्म 1682 में
मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था। अरुणाचल के इस चोटी का नाम रखने से बिदक गया है चाइना। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। इसके पीछे लामा के बौद्धिक और मोनपा समुदाय के प्रति अतुलनीय योगदान है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि मुझे चोटी के विशेष नामकरण की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा व्यापक रूप से कहना चाहिए कि जंगनान का क्षेत्र चीनी क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को ये जंगनान कहते हैं। वहाँ चीन की लगातार मौजूदगी रही है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। यह क्षेत्र को चीन के क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा बताकर क्षेत्रीय दावों पर जोर देने के लिए 2017 से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदल रहा है, जिसे वो जंगनान कहता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर इन दावों को जोरदार ढंग से खारिज किया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब नई दिल्ली ने क्षेत्र को नया नाम देने के बीजिंग के कदम को ये भी कहते हुए खारिज किया है कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सदियों से भारत का हिस्सा रहे हैं। छठे दलाई लामा स्यांग ग्यात्सो का जन्म 1682 में अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग में हुआ था। उन्हें 1697 में 14 साल की उम्र में छठे दलाई लामा के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। स्यांग ग्यात्सो को कई वर्षों की देरी के बाद छठे दलाई लामा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जिससे पोटाला पैलेस का निर्माण नहीं हो सका। वह एक अपरंपरागत दलाई लामा थे जिन्होंने एक नियुक्त भिक्षु की तुलना में एक निंगमा स्कूल योगी का जीवन पसंद किया। बाद में कोसुत लहा वजांग खान ने उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें फिर पद से हटा दिया गया। स्यांग ग्यात्सो हमेशा एक भिक्षु के रूप में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन दलाई लामा के रूप में उन्होंने पद का त्याग नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति के कपड़े पहनना और घोड़े की सवारी करना, राज्य की पालकी का उपयोग करने की तुलना में पैदल चलना पसंद करना। स्यांग ने केवल दलाई लामा के लौकिक विशेषाधिकारों को बनाए रखा। उन्होंने पार्कों का दौरा भी किया। उन्होंने लगभग सारे काम किए जो एक सामान्य इंसान करता है। लेकिन स्यांग ने 1702 में सार्वजनिक पार्कों और स्थानों पर अपने प्रवचनों को छोड़ दिया, जो उन्हें अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में करने के लिए आवश्यक था। 1706 में उन्हें चीन बुलाया गया। चीन जाते हुए रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि दलाई लामा के ऐसे व्यवहार का बहाना बनाकर चीन के कांगसी सम्राट के इशारे पर ही मंगोल जनरल ने तिब्बत के रीजेंट को मार डाला और छठे दलाई लामा का अपहरण कर लिया। ये भी कहा जाता है कि चीन ने अपने लिए बड़ा खतरा मानकर उन्हें मरवा डाला था। स्यांग के बाद लिथांग में जन्मे केलसांग ग्यात्सो 7वें दलाई लामा बने। कहा जाता है कि दलाई लामा या तो गायब हो गए या मारे गए। छठे दलाई लामा अपनी कविताओं और गीतों के लिए जाने जाते हैं, जो न केवल आधुनिक तिब्बत में बल्कि नेपाल, भारत और पूरे चीन में तिब्बती भाषी समुदायों के बीच भी लोकप्रिय हैं। तिब्बत से बाहर ले जाने के दौरान स्यांग ने एक कविता लिखी, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसमें अगले जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। श्वेत सारस मुझे अपने पंख उधार दो, मैं दूर तक नहीं उड़ूंगा, लिथांग से मैं वापस आऊंगा। स्यांग 15 नवंबर 1706 को किंग हाई के पास रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यही वजह है कि पोटाला पैलेस में कोई समाधि भी नहीं। चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कहा था कि चीन के साथ हमारा कठिन इतिहास रहा है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर मुख्य मसला है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन संबंध भविष्य की एक चाबी है। जयशंकर ने इशारों में ही चीन को समझाते हुए कहा कि अगर दुनिया बहुध्रुवीय होगी तो एशिया को बहुध्रुवीय होना होगा। चीन और भारत के संबंध एशिया और विश्व को प्रभावित करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।